नमस्कार, मैं विकास ट्रेनिंग ऑफिसर बंधन कौर नगर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत दैनिक पुस्तिका के बारे में जानेंगे और इसे कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। दैनिक पुस्तिका आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी और इसे दीदी की पुस्तिका भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दीदी की पुस्तिका में कुछ जानकारी मांगी जा रही है जो हम दीदी से पूछकर इस तरह से भर देंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब अगले पृष्ठ पर जब हम जाते हैं तो दीदी की कुछ और जानकारियाँ मांगी जाती है। जो भी जानकारियाँ मांगी जा रही है उसे हम दीदी से पूछकर और सत्यापित कर कर लिख लेंगे और दो फोटो लगाएंगे, एक दीदी का फोटो, दूसरा दीदी के व्यवसाय के साथ फोटो, जैसे आप उदाहरण के तौर पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके आगे का पृष्ठ जब हम देखते हैं तो इसके आगे का पृष्ठ होता है दैनिक हिसाब लिखने का पृष्ठ। दैनिक पुस्तिका के इसी पृष्ठ को ही रोज भरा जाता है जिसमें प्रतिदिन व्यवसाय में होने वाला लेन देन को तथा परिवार द्वारा जो पारिवारिक खर्च किया जाता है उसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पृष्ठ के प्रारूप को। तो पहला जो लिखा हुआ है वह है व्यवसाय का नाम। तो हम लोग यहाँ पे व्यवसाय का नाम लिख देंगे। अगर दीदी किराना दुकान की है तो किराना दुकान लिखेंगे, अगर सब्जी दुकान की है तो सब्जी दुकान लिखेंगे। इसके बाद आता है दिनांक। तो दिनांक में हम लिखेंगे जिस तारीख को हम यह कॉलम भरेंगे। उसके बाद आता है दिन। तो जो तारीख है उसका कौन सा दिन है तो उसको हम दिन के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं देखते हैं प्रारंभिक नगद राशि। प्रारंभिक नगद राशि वह होता है जब दीदी अपना सुबह में दुकान खोलती है और जो पैसा वो अपने गल्ला में लेके बैठती है उसे प्रारंभिक नगद राशि बोलते हैं। इसे पिछले दिनों का अंतिम नगद शेष राशि भी कहते हैं। अब आगे है परिवार द्वारा सामग्री स्टॉक की खरीदारी में खर्च। तो यह क्या है, जब परिवार अपनी दुकान के लिए कोई भी सामान खरीद के लेके आता है बेचने के लिए तो हम उसकी एंट्री इस कॉलम के अंतर्गत करते हैं। उसके आगे है व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च। इसके अंतर्गत जब भी दीदी व्यापार की पूंजी से लेके अपने परिवार के ऊपर खर्च करेगी तो हम इसकी एंट्री इसी कॉलम के अंतर्गत करेंगे। उसके आगे हम देखते हैं व्यापार संबंधित खर्च। तो व्यापार संबंधित खर्च क्या होता है, जब भी दीदी दुकान के सामान बेचने के लिए पन्नी खरीदेगी या फिर स्टॉक खरीदारी के दौरान यात्रा भत्ता या नाश्ता की हो, इस तरह के खर्च को हम व्यवसाय संबंधित खर्च में लिख लेंगे। इसके आगे है कुल खर्च। तो कुल खर्च निकालने का विधि क्या होता है, कुल खर्च बराबर होता है व्यवसाय से पारिवारिक खर्च जोड़ व्यवसाय संबंधित खर्च। तो हमारा कुल खर्च निकल जाता है। तो कुल खर्च को हम यहाँ लिख देंगे। उसके आगे हम देखते हैं कि हमारा जो कॉलम है कुल विक्रय। तो कुल विक्रय क्या होता है, कुल विक्रय वह होता है जो पूरे दिन का दुकान खुलने से लेकर दुकान बंद होने तक जो हम सामान बेच देते हैं और में उसकी नकद राशि प्राप्त हो जाती है वह राशि को हम इस कॉलम के अंतर्गत लिखेंगे। उसके आगे है उधार बिक्री। तो हम जितने रुपए का उधार बिक्री करेंगे सामान अपने व्यवसाय से तो हम उसे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है उधार वापसी। उधार वापसी, अगर कोई ग्राहक उधार सामान ले गया हो और बाद में जब उधार वापसी करता हो तो जितने रुपए वो वापसी करेगा उसे हम इस कॉलम में लिख देंगे। उसके आगे है कुल उधार रुपए में। तो कुल उधार सप्ताह के अंत में करेंगे। तो हम देखेंगे कुल उधार कैसे किया जाता है। अब आगे आते हैं तो आगे है अंतिम नगद शेष राशि। तो अंतिम नगद शेष राशि की बात करें तो इससे पहले जो सूत्र के आधार पर हम इसे निकाल सकते हैं। दूसरा यह तरीका है कि हम यह जांच लेंगे कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ से पैसा जा रहा है, तो वह कॉलम कौन कौन सा है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि
पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो पैसा हमारा प्रारंभिक नगद राशि से आ रहा है, कुल विक्रय से आ रहा है और उधार वापसी से आ रहा है। और पैसा हमारा जा कहाँ कहाँ से रहा है, परिवार द्वारा सामग्री में खरीदारी में खर्च, कुल खर्च और उधार बिक्री। तो हम क्या करेंगे कि पहले जहाँ से पैसा आ रहा है उसे एक साथ जोड़ देंगे, जैसे प्रारंभिक नगद शेष राशि, कुल विक्रय और उधार वापसी। और उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ से पैसा जा रहा है उसे अब इससे माइनस करते चले जाएंगे। तो कहाँ कहाँ से पैसा जा रहा है, परिवार द्वारा सामग्री में खरीदारी में खर्च, कुल खर्च और उधार बिक्री में। तो हमारा क्या निकल जाएगा, अंतिम नगद शेष राशि। जैसे पहले भी बताया गया है कि आज का अंतिम नगद शेष राशि दूसरे दिन का प्रारंभिक नगद राशि होता है। इसके आगे है कुल पारिवारिक खर्च। तो हम दीदी से पूछ लेंगे कि दीदी आज के दिन में कितना पारिवारिक खर्च आपने किया है परिवार के ऊपर, और जो दीदी बताएगी उसे हम यहाँ लिख देंगे। उसके आगे है एमआरपी द्वारा जांच एवं सत्यापित। तो इसे एमआरपी सत्यापित करेगा और अपना सिग्नेचर देगा। तो चलिए आगे केस स्टडी के माध्यम से इसे भरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसे भरा जाएगा। हम यहाँ केस स्टडी में देख रहे हैं कि दीदी को सविता देवी को दिनांक 10/10/2021 को 5,000 रुपये का संपत्ति ग्राम संगठन के द्वारा दिया गया किराना दुकान हेतु। तो एक बात का हम ध्यान रखेंगे, जब भी ग्राम संगठन के द्वारा संपत्ति दी जाती है तो उसकी एंट्री स्टॉक रजिस्टर में एवं एमआरपी रजिस्टर में होता है, उसकी एंट्री डेली रजिस्टर में दैनिक पुस्तिका में नहीं होती है। किस व्यापार हेतु दिया गया, तो ग्राम संगठन ने जो व्यवसाय दिया वह है किराना दुकान हेतु। तो हम व्यवसाय का नाम हम लिख देंगे किराना दुकान। हम जब किराना दुकान लिख देंगे तो उसके आगे हम आते हैं तो दिनांक 11/10/2021 को दीदी ने, तो दिनांक क्या हो जाता है हमारा 11/10/2021। हम लिख देंगे 11/10/2021। दिन क्या था, तो उस दिन सोमवार था तो हम सोमवार लिख देंगे। अब हम देखते हैं प्रारंभिक नगद राशि। दीदी का दुकान आज खुला ही है और दीदी के पास कोई नगद रुपया नहीं है, क्योंकि ग्राम संगठन के द्वारा संपत्ति दी गई थी, इसीलिए दीदी के पास कोई भी नगद रुपया नहीं है, क्योंकि आज दुकान खुला ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके आगे है परिवार द्वारा सामग्री स्टॉक की खरीदारी में खर्च। तो दीदी का दुकान आज ही खुला है तो दीदी आज कोई सामान खरीद के लेके नहीं आई है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च। तो केस स्टडी में हम देखते हैं कि दीदी ने कितने रुपए व्यापार की पूंजी से परिवार के लिए लिया। कुल पारिवारिक खर्च 70 रुपये हुए थे और इसमें दुकान से 30 रुपये ले गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 रुपये। 30 रुपये हम यहाँ लिख देते। अब आगे है व्यापार संबंधित खर्च। तो केस स्टडी के माध्यम से देखते हैं, तो हाँ खर्च हुआ था व्यापार के लिए 20 रुपये का थैला खरीदा गया था। तो हम 20 रुपये का जो थैला खरीदा गया था उसका हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। कुल खर्च जैसे मैंने बताया था, व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च जोड़ व्यापार संबंधित खर्च को यहाँ जोड़कर लिख देते हैं। तो 30-20 क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। अब आगे बात करें कुल विक्रय की, तो केस स्टडी के माध्यम से देखते हैं तो दीदी ने 450 रुपये का सामान बेचा, तो 450 रुपया जो हम यहाँ लिख देंगे। अब उधार बिक्री की बात आती है तो केस स्टडी में देखते हैं कि 30 रुपये का उधार गया था, दीदी ने 30 रुपये का उधार बेचा था, तो 30 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आगे बात आते हैं उधार वापसी की। तो क्या उधार वापसी उस दिन हुई थी, तो उस दिन कोई उधार वापसी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। उसके आगे जब आते हैं कुल उधार रुपए में, तो ये हमने कहा था कि अंत में होता है, तो इसको आगे देखेंगे। अब आगे आते हैं अंतिम नगद शेष राशि पे। तो अंतिम नगद शेष राशि का हमने पहले भी बताया था कि कैसे कैसे जोड़ना है और कैसे कैसे घटाना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं किसे किसे जोड़ना है और किसे किसे घटाना है।
पहले जोड़ना है जहाँ से पैसा आ रहा है, और आपकी सुविधा के लिए मैंने उसे हर एक कलर के शीर्षक में भी उसे रंग दिया गया है। तो पहला पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रारंभिक नगद शेष राशि, तो वहाँ पे 0 है। उसके बाद क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है, कुल विक्रय से, तो वहाँ पे 450 है। उसके बाद कहाँ से पैसा आ रहा है, उधार से, तो वहाँ भी 0 है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ से खर्च हो रहा था वहाँ से हम माइनस करेंगे। परिवार द्वारा स्टॉक की खरीदारी में खर्च, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद कुल खर्च वहाँ पे 50 है, तो 50 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उधार बिक्री, तो उधार बिक्री कितनी हुई थी, 30 रुपये हुई थी। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 370 आ जाएगा, तो हम 370 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह अंतिम नगद शेष राशि निकाला जाता है। अब इसके आगे आते हैं, तो क्या है, कुल पारिवारिक खर्च। तो कुल पारिवारिक खर्च कितना हुआ, तो केस स्टडी के माध्यम से देखते हैं। तो कुल पारिवारिक खर्च जो है हमारा 70 रुपया हुआ था। इसी तरह अगले दिन का भी हम लोग एंट्री देखते हैं। तो अगले दिन के केस स्टडी में क्या दिया हुआ है, 12/10/2021 को। तो दिन क्या था हमारा, मंगलवार था। तो प्रारंभिक नगद राशि, तो मैंने पहले भी बताया था कि पिछले दिन का अंतिम नगद शेष राशि आज का प्रारंभिक नगद राशि होगा। तो पिछले दिन का अंतिम नगद शेष राशि क्या था, 370 रुपया, क्योंकि दुकान बंद करते समय दीदी के गल्ला में 370 रुपया अंतिम नगद बचा था। दीदी वही 370 रुपया लेकर दूसरे दिन दुकान खोली थी, तो यहाँ पे हम 370 लिख देंगे। अब देखते हैं परिवार द्वारा सामग्री स्टॉक की खरीदारी में खर्च, तो खर्च है 300 रुपया। तो आगे देखते हैं व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च, केस स्टडी के माध्यम से देखते हैं। तो क्या है, 40 रुपया है, दीदी ने 40 रुपया व्यापार से पारिवारिक खर्च के लिए लिया था। अब आगे देखते हैं व्यापार संबंधित खर्च, तो व्यापार संबंधित खर्च है हमारा 25 रुपया। 12/2021 स्टडी में हम देख रहे हैं दुकान के लिए सामान खरीद कर लाने में 25 रुपये का किराया लगा, तो 25 रुपया हम यहाँ लिख देंगे। अब कुल खर्च हम जोड़ कर लिख देंगे 40 और 25 को, तो यहाँ 65 हो जाएगा। अब कुल विक्रय देख रहे हैं केस स्टडी के माध्यम से, तो क्या लिखा हुआ है, तो कुल विक्रय 675 रुपये, तो 675 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। तो उधार बिक्री भी क्या हुआ है, तो केस स्टडी से जब हम पढ़ रहे हैं तो उधार बिक्री भी हुआ है। उधार बिक्री कितने का हुआ, 25 रुपये का, जो हम यहाँ लिख देंगे। तो उधार वापसी आया है क्या, इसे देखते हैं। तो उधार वापसी के लिए हम देख रहे हैं, तो उधार वापसी, हाँ 10 रुपये आया है केस स्टडी के माध्यम से, तो हम यहाँ 10 रुपये का एंट्री कर देंगे। तो अब आगे आते हैं अंतिम नगद शेष राशि। तो अंतिम नगद शेष राशि फिर उसी सूत्र के हिसाब से निकाला जाएगा जैसे हमने बताया था। तो यहाँ पे कितना आता है, 665। कुल पारिवारिक खर्च देखते हैं केस स्टडी के माध्यम से कितना है, तो कुल पारिवारिक खर्च यहाँ पे 90 रुपया हुआ है। तो इसी तरह हम आगे करते जाएंगे, देखते हैं 13 तारीख का जो एंट्री होता है उसे हम कर लेते हैं। तो हमने 13 तारीख का भी एंट्री कर लिया है जैसे केस स्टडी में बोला गया था। आगे बढ़ जाते हैं, 14 तारीख का हमने एंट्री किया, 15 तारीख का किया, 16 तारीख का किया और 17 तारीख का किया। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि साप्ताहिक कुल करने की बात आती है। ये चीज़ याद रखेंगे कि प्रारंभिक नगद राशि हम वही लिखते हैं जो सप्ताह के पहले दिन हमारे पास होता है। तो हमारे सप्ताह में पहले दिन क्या है, तो 0 रुपये, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। परिवार द्वारा सामग्री स्टॉक की खरीदारी में खर्च में, तो हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो हमें कितना आ जाता है, 4100 रुपया आ जाता है। व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च कितना होता है, तो हम व्यापार की पूंजी से जोड़ लेते हैं पूरे सप्ताह का, तो हम 270 रुपया आता है। उसके आगे आते हैं व्यापार संबंधित खर्च। तो व्यापार संबंधित खर्च को भी हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा कितना आता है, 160 रुपया आता है। कुल खर्च कितना आ गया, तो हम जोड़ेंगे तो 430 रुपया है। इसे भी जोड़ सकते हैं या फिर इसे जोड़ सकते हैं, तो 430 आएगा। अब आगे आते हैं कुल विक्रय। कुल विक्रय को भी पूरे सप्ताह का जोड़ लेते हैं, तो पूरे सप्ताह का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6455 रुपया। कुल उधार बिक्री हम जोड़ लेते हैं, कितना है, कुल उधार हमने 215 रुपये का पूरे सप्ताह में दिया था। उधार वापसी कितना पूरे सप्ताह में आया, 150 रुपये आया। अब निकालते हैं कुल उधार रुपये। तो सप्ताह के अंत में जब हम कुल उधार निकालेंगे तो कुल उधार रुपये का सूत्र होगा उधार बिक्री माइनस उधार वापसी। कुल उधार रुपये का सूत्र होगा जितना भी मेरा उधार बाकी होगा और जितना मेरा उधार आएगा इस सप्ताह,
उसे माइनस करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे तो देखेंगे यहाँ 65 रुपया हमारा कुल उधार इस हफ्ते का बचा हुआ है। अंतिम नगद शेष राशि क्या होगा, 1860 रुपया। तो 1860 रुपया दीदी के सप्ताह के अंत में बचा है, उनके गल्ला में बचा है, इसलिए 1860 रुपया हम यहाँ नीचे लिखेंगे। यहाँ पे हम जो है जोड़ेंगे नहीं, दीदी के अंत में कितना बचा हुआ है, दीदी के हाथ में सप्ताह के अंत में अंतिम नगद शेष राशि 1860, तो 1860 हम यहाँ लिख देंगे। अब बात आते हैं कुल पारिवारिक खर्च, तो फिर इसे हम जोड़ देंगे पूरे सप्ताह का, तो 690 रुपया है। तो हमारा अगले दिन की जब बात आती है तो हम ये साप्ताहिक कुल 18 तारीख को कर रहे होते हैं। तो 18 तारीख को साप्ताहिक कुल करने के बाद जब हम 18 तारीख का दैनिक एंट्री करेंगे तो पहले हम 18 तारीख लिख लेंगे, दिन जो होगा सोमवार लिखेंगे। फिर प्रारंभिक नगद राशि, तो प्रारंभिक नगद राशि जो होगा वो 1860 रुपया होगा, जो दीदी के पिछले दिन अंतिम नगद शेष राशि जो बचा हुआ था। तो यहाँ पे हम 1860 लिखेंगे। अब उस दिन जो जो लेन देन हुई थी दीदी से पूछकर हम लिख लेते हैं। तो फिर पूरे सप्ताह का हमने लिख लिया है। तो अब पूरे सप्ताह में आएंगे साप्ताहिक कुल करने के लिए, तो फिर हम प्रारंभिक नगद जो शेष राशि होगी वो क्या होगी, सप्ताह के पहले दिन हमारा कितना रुपया था, 1860 रुपया। तो हम 1860 यहाँ लिखेंगे। फिर आगे जोड़ देंगे पारिवारिक द्वारा सामग्री स्टॉक खरीदारी में व्यापार संबंधित खर्च का, फिर इसे कुल खर्च कर लेंगे। फिर कुल विक्रय हम लोग जोड़ लेंगे, उधार विक्रय जोड़ लेंगे, उधार वापसी जोड़ लेंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात आती है, जब अगले सप्ताह कुल उधार निकालते हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं 235 जोड़ पिछला उधार क्या था हमारा, 65 रुपया था, और कितना रुपया वापस आया, वहाँ पे 55 रुपया आया। तो हमारे पास कुल उधार कितना बचा पिछले सप्ताह इस सप्ताह मिलाकर, तो देखते हैं कितना बचा। कुल उधार 245 रुपया बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 245 रुपया। अब हम यहाँ पे देखेंगे अंतिम नगद शेष राशि, तो अंतिम नगद शेष राशि 1453 होगा, तो 1453 यानी 1453 से, तो 1453 से हम यहाँ लिख देंगे। आता है कुल पारिवारिक खर्च, तो कुल पारिवारिक खर्च कितना हुआ था, कुल पारिवारिक खर्च जब हम जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि कुल पारिवारिक खर्च जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1720 रुपया। इसी तरह दीदी की पुस्तिका भरी जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी का क्रम संख्या चलते हुए स्टॉक रजिस्टर और एमआरपी रजिस्टर के भी वीडियो आप देख सकते हैं।